हेलो दोस्तों, नमस्कार। उड़ान मास्टर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपसे वादा किया है कि जितना भी आपका परीक्षा में पूछा जाएगा यूपी टेबल और सीपेट की, वो सारा का सारा सिलेबस हम आपको कंप्लीट कराएंगे। बस बात यह है कि आज हम थोड़ा बाहर हैं, तो आपको पीडीएफ के रूप में दे रहे हैं। वैसे ये टॉपिक हम आपको बोर्ड पे करवा देते, अच्छे से आपको समझ में आता, लेकिन फिर भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप पूरा वीडियो को देखना और एक कागज़ उठाइए, है ना, एक कापी उठाइए और एक अपना कलम उठाइए और अपना नोट्स बनाते रहिएगा। और जो कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट करिएगा, क्योंकि आपने विस्तृत तो हर जगह पढ़ लिया होगा। हम आपको सिर्फ उतना ही बताते हैं जितना कि आपका परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम आपको गुप्त साम्राज्य और जितने भी इसके मुख्य शासक हैं और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सबका निचोड़ हम आपको देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। सबसे पहले गुप्त साम्राज्य, इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जानकारी का स्रोत जो साहित्य है ना, कि साहित्य के द्वारा भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि देवी चंद्र गुप्तम है और मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मृच्छकटिकम, जो कि शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र, जो कि वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, एक जो है फोकुओं की, ये फाह्यान के द्वारा लिखा गया है। आपने एक पढ़ा होगा सीयू की, ठीक है, वो हुएनसांग के द्वारा लिखा गया है। लेकिन जो फोकुओं की है फाह्यान के द्वारा, इसके द्वारा हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो है आपका रावण भट्ट नहीं है, ये रावण वध है और ये वत्स भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और कालिदास की रचनाएं, कहते हैं ना, कालिदास के बिना सब कुछ अधूरा है। ठीक है, तो कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं, ठीक है ना, वो सब जो है उनसे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि ये नवरत्नों में शामिल थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। ठीक है, और है आगे आपका अभिलेख, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभिलेख, अभिलेख जो है, तो सबसे पहले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आपका पूछा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति। इसके बारे में जो हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो समुद्रगुप्त के बारे में। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया है और इलाहाबाद में पाया गया है। ठीक है, उदयगिरि जो गुहा लेख है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्रदान करता है। विलसण अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। और मंदसौर अभिलेख है, वो कुमारगुप्त द्वितीय के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। और भीतर स्तंभ लेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भीतर स्तंभ लेख जो है, इसके द्वारा हमें स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप जरूर नोट करिएगा। गुप्त शासक जो थे पहले कुषाणों के यहाँ सामंत के रूप में कार्य करते थे। जो गुप्त शासक थे वो कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, और गुप्त काल को ही भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, अब आइए चर्चा करते हैं गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में। जैसे आपने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा है, उसी प्रकार से इससे भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि गुप्तों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। जैसे कुछ लोगों ने कहा ये शूद्र थे, कुछ ने कहा ब्राह्मण थे, कुछ ने कहा वैश्य थे, कुछ ने कहा क्षत्रिय थे। तो आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शूद्र जो कहा है गुप्तों को, वो केपी जायसवाल जी ने कहा है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कहा है दशरथ शर्मा ने और एचआर चौधरी जी ने। ठीक है, वैश्य कहा है एलन अल्तेकर और अयंगार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्तमान में भी, है ना, कि गुप्त लोग वैसे, है ना, कि इस समय वर्तमान में जो अपने यहाँ की चर्चा करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी वैश्य संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में वैश्य की जानकारी किसने दी है, तो एलन अल्तेकर और अयंगार ने। क्षत्रिय कहा है चट्टोपाध्याय, आरसी मजूमदार और वात्स्य उपाध्याय ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, गुप्त वंश का आदि पुरुष किसे कहते हैं, श्रीगुप्त को कहते हैं। या अगर पूछ ले कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त ने की थी। और गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हर एक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो था, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अच्छा, महाराज की उपाधि धारण की थी श्रीगुप्त ने, इस चीज़ को जरूर आप नोट करिएगा। जो श्रीगुप्त थे उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, और जो महाराजाधिराज की उपाधि थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। 319 ईस्वी में कहीं कहीं पर आपको जैसे सत्र के हिसाब से मिलता है ना, तो 319-20 सत्र, है ना, इस तरह से आपको भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो 319 में इसने गुप्त संवत की स्थापना की थी। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है आपसे। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है गुप्त साम्राज्य में सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के किसने प्रारंभ किए थे, वो था चंद्रगुप्त प्रथम। हालांकि इससे पहले भी कई लोगों ने सोने के सिक्के प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन गुप्त साम्राज्य में जो सबसे पहले सोने के सिक्के प्रारंभ किए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किए थे। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया था। अच्छा, ऐसा क्या था, क्योंकि देखो ये थी वैशाली की। ठीक है, अच्छा, इससे लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करने से क्या फ़ायदा हुआ कि जो आपका वैशाली राज्य था वो भी इसके अधीन हो गया। ठीक है ना, आगे है आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, इसी का पुत्र था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था
ठीक है ना। जो गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था वो इसी के समय में हुआ था, समुद्रगुप्त के समय में। स्मिथ के अनुसार भारत का नेपोलियन, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा। स्मिथ के अनुसार जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना एमसीक्यू बेस से, तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ नोट्स बनाते रहिए। गरुड़ मुद्राओं में इसे 100 युद्धों का विजेता कहा गया। इसके अतिरिक्त जो इसकी अन्य उपाधियां थी वो थी लिच्छिव दौहित्र। लिच्छिव दौहित्र किस लिए कहा गया, क्योंकि इसकी जो माता थी, है ना, कुमार देवी, ठीक है ना, वो लिच्छिव वंश की थी, इसीलिए इसे लिच्छिव दौहित्र कहा गया। कविराज भी कहा गया। धर्म प्राचीर पंथ आदि भी उपाधियां इसे दी गई। इसके अलावा समुद्रगुप्त की युद्ध और विजयों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम इसके आर्यावर्त से युद्ध हुए 2 चरणों में। पहले चरण में इसने 3 राज्य जीते, दूसरे चरण में इसमें 9 राज्य जीते। ये पूछा जा सकता है कि आर्यावर्त के युद्ध में समुद्रगुप्त के द्वारा पहले चरण में कितने राज्य जीते गए थे। तो पहले चरण में 3 राज्य और दूसरे चरण में 9 राज्य, ठीक है। प्रमुख नीतियां इसकी क्या थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक थी आपकी प्रसवोद्धरण, ठीक है, ये जड़ से उखाड़ फेंकने की है, जाओ तहस नहस कर दिया, जाओ तुम्हारा समूल नाश कर दिया, ठीक है ना। ये था जड़ से उखाड़ फेंकना, प्रसवोद्धरण नीति, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दक्षिण जो था, जैसे ना कि मान लें कि अब इसके बाद में क्या होता है कि कुछ लोग क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए उत्तर का था, ठीक है, तो उत्तर के बाद में अगर वो दक्षिण में शासन करने जाएगा तो बड़ा दूर का पड़ जाता है ना, तो वहाँ पर फिर बाद में फिर होता है ना कि विद्रोह होने लगता है। तो ये इसकी नीति बहुत अच्छी थी, इसीलिए इसने बहुत अच्छा इसका शासनकाल माना जाता है कि इसने क्या किया, कर ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति अपना ली, ठीक है। इसमें क्या कि एक बार आपको पराजित कर दिया, फिर आपका एक निर्धारित कर दिया कर कि आप हमें इतना कर देते रहिएगा बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इससे सब संतुष्ट भी रहते थे, कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कर ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति, इसके अंतर्गत ही इसने 12 राज्य जीते थे, ठीक है। गाजीपुर और जबलपुर के मध्य जो राज्य थे, 18 राज्य, वो भी इसने जीते थे। वहाँ पे ये नीति थी इसकी प्रचार की कृत नीति, यानी कि दास बना के छोड़ देता था कि आप हमारे दास हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सीमावर्ती राज्य थे उसमें इसकी नीति थी सर्व करदान, यानी कि सारा करदान हमको दो, ठीक है। प्रणामागमन, यानी कि आओ हमारे सामने आओ, स्पष्ट रूप से जो है ना कि प्रत्यक्ष रूप से आओ, हमारे यहाँ नमस्कार करो, प्रणाम करो, और आज्ञाकरण मतलब जहाँ मैं खड़ा कर दूँ आपको वहीं पर खड़े रहो, ठीक है ना। तो ये बहुत माइंडेड था कि मतलब कि ऐसा जो है ना कि राज्य के हिसाब से डिसाइड करता था कि कहाँ पर हमको कौन सी नीति अपनानी है। अच्छा, विदेशी राज्यों में क्या था, ये क्या करता था, विदेशी राज्यों में इसका एक नियम था, बहुत अच्छा था, कन्योपायन, यानी कि वहाँ की कन्या से विवाह कर लेता था, ठीक है। अच्छा, ये जो इतना लंबा लिखा है ना, सो विषय मुक्ति शासन याचना, ये बहुत लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। सो विषय भुक्त, भुक्त मतलब राज्य होता था, मतलब कि ये होता था कि आप हमसे याचना करिए कि हम स्वतः ही अपने राज्य का, है ना, भरण पोषण करेंगे, अपना संचालन करेंगे, और हमसे याचना करिए। विदेशी राज्य से याचना करते थे, ठीक है। आत्मा निवेदन मतलब कि है ना कि करबद्ध निवेदन करते थे कि नहीं भैया हमको हमारे हाल पे छोड़ दीजिए और हम आपको कर देते रहेंगे और हमारी कन्याओं से आप विवाह कीजिए। इस प्रकार की इसकी नीतियाँ रहती थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक करने में, है ना, आपको करंट लगता है क्या, नहीं लगता है ना, और ना ही सब्सक्राइब करने में आपको करंट लगता है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और हम आपके लिए लाते रहेंगे इसी तरह और बेहतर। आगे शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे कौन कौन सी उपाधि थी, सकार, क्योंकि इसने शकों को विजय की हासिल की थी। देवराज कहा गया, देवगुप्त कहा गया, देवश्री कहा गया। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के, अभी आपने ऊपर पढ़ा था चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कि गुप्त साम्राज्य में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए थे। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को इसने पराजित किया था। इसके दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है ना। हमने अक्सर पढ़ा है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, है ना, मुगल काल में 9 रत्न रहा करते थे, लेकिन वो था ना अपना एक बख्तियार खिलजी आया था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय तहस नहस कर दिया था, हमारा सारा इतिहास उसने नष्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी जो जानकारी स्रोत प्राप्त होती है कि इससे पहले भी 9 रत्न हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। वराहमिहिर ज्योतिषी के प्रकांड विद्वान, धन्वंतरी चिकित्सक के, अमर सिंह कोशकार थे, शंकु वास्तुकार थे, वररुचि व्याकरण के जानकार, कालिदास महान विद्वान, छपड़क ज्योतिष थे, वैताल भट्ट महान जादूगर, घटकर पर कूटनीतिज्ञ था। अब समझिए राजा अकेले थोड़ी ना सब कुछ कर लेता था, लेकिन उसके इतने नवरत्न होते थे ना कि वो सब कुछ हर तरीके से, हर विभाग का बढ़िया संचालन अच्छे तरीके से हो जाया करता था। चलिए दोस्तों, अब आगे चर्चा करेंगे कुमार गुप्त के बारे में। सर्वाधिक समय शासन, अभी आपने पढ़ा था समुद्रगुप्त के बारे में, सर्वाधिक विस्तार उसमें हुआ था, लेकिन सर्वाधिक समय तक शासन किया था कुमार गुप्त ने, ठीक है। सर्वाधिक सिक्के इसी के शासनकाल में, सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के शासनकाल में। उपाधि थी इसकी महेंद्रादित्य और श्री महेंद्र। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसका किसने, बख्तियार खिलजी ने तहस नहस कर दिया था, नष्ट कर दिया था। होयरसांग ने इसे शक्रादित्य कहा था।
कुमारगुप्त को शक्रादित्य कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे आपसे स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त का था, अगर पूछ ले, अंतिम महान शासक। शासक तो इसके बाद में और कई हुए थे, लेकिन अंतिम महान शासक था स्कंदगुप्त। और इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। चीन के सांग सम्राट के दरबार में दूत भेजा था इसने। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था चक्रपालित के द्वारा। ठीक है, हालांकि सुदर्शन झील का जो निर्माण था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरुआत में कराया था, अशोक ने भी पुनरुद्धार कराया था, लेकिन सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जो कराया था सौराष्ट्र में जो पाई जाती थी उसका स्कंदगुप्त ने कराया था। पुष्यमित्र को पराजित किया था। होड़ों का आक्रमण भी इसी के समय में हुआ था। ठीक है, और जो अंतिम है, जो पूछा जाता है कि अंतिम गुप्त शासक कौन था, वो था विष्णुगुप्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना, इसको मत भूलना। अंतिम गुप्त शासक जो था विष्णुगुप्त था। ठीक है, और अंतिम महान शासक जो था वो स्कंदगुप्त था। तो दोस्तों यहाँ पे आपका गुप्त साम्राज्य के बारे में, राजाओं के बारे में हमने चर्चा की, जो सम्राट थे उनके बारे में चर्चा कर ली। और अगला जो वीडियो होगा गुप्त साम्राज्य के बारे में, उसके शासन, उसकी नीतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या वहाँ पे जैसे ना कि क्या आखिर वहाँ का फेमस था जिसके लिए इसे स्वर्णकाल कहा गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना, ताकि हम आपके लिए लाते रहें कुछ और बेहतर। धन्यवाद दोस्तों।